हैं जो अभी आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से हमें परेशान करने वाली हैं। जैसे जैसे आप मान के चलिए गर्मी बढ़ेगी और थोड़ी सी उमस ह्यूमिडिटी आएगी तो ये प्रॉब्लम्स हमको बढ़ती जाएंगी और हमको परेशान करती जाएंगी। इसमें जो मुख्यतः जो आती है जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित है एनाप्लाज्मा थाइलेरिया। तो कुल मिलाकर के 5 ऐसी हीमोप्रोटोजन कॉमन डिजीजेस होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें से 4 हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, इंडिया के अंदर में होती हैं, एक नहीं होती है, एक बहुत कम है हमारे यहाँ, लिशमैनियोसिस। बाकी जो है एनाप्लाज्मा, थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा और बबीसिया, ये चारों हमारे यहाँ होती हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि हमारा पशु बीमार है या सही है, ये हम पता कैसे लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, एक तो चीज हो गई कि जानवर ने पट्टे खाने बंद कर दिए, जानवर को बुखार आ गया। अब बुखार भी आप कब देखते हैं जानवर का? जब जानवर में कुछ विजिबल सिम्टम्स पहले दिखता है। और सबसे पहला विजिबल सिम्टम्स क्या दिखता है? वो दिखता है कि जानवर खाना खाना छोड़ देता है। सबसे पहली चीज, सुस्त पड़ बैठा हुआ है। उसके बाद में जाकर के आप उसका टेम्परेचर लेते हैं, तब आप समझते हैं कि टेम्परेचर हाई है, लो है, क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि जानवर ऑफ फीड हो जाता है। ये सबसे बड़ा साइन है जानवर का कि जानवर कहीं ना कहीं से बीमार है, किसी ना किसी तरीके से। दूसरा, उसका मिल्क प्रोडक्शन। अचानक से आप देख रहे हैं, कल तक जानवर 20 लीटर 25 लीटर शाम को निकाला था दूध उसने, और सुबह आकर के उसने 2 लीटर निकाल दिया, 4 लीटर निकाल दिया। एकदम से सडन ड्रॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, वहां हमको समझ में आता है कि जानवर में कुछ तकलीफ है। फिर जाकर के हम उसको चेक करते हैं, दवाई लगाते हैं, तब समझ आता है कि जानवर में क्या तकलीफ है, या आगे डायग्नोसिस के लिए अपन भेजते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेल्दी काउ जो होगी वो इन सारी चीजों से मुक्त होगी। सबसे अच्छी अलर्टनेस होगी हेल्दी काउ के अंदर में। कभी भी आपको देखना है, जैसे आपके ये माइक एक्चुअली आपके पास कॉर्डलेस माइक है क्या? 1 मिनट सर, कॉर्डलेस दे दो यार एक जरा। हेलो, आ रही अब? कई बार क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है जानवर का पता लगाने के लिए कि जानवर अलर्ट है या नहीं है। आपके एनिमल सारा फीड लाइन में लगे हुए हैं, या आप एनिमल के पास में वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते करते चलिए और एनिमल के आंख के सामने में आप ऐसा हाथ घुमाते हुए जाइए। कोई भी एनिमल के सामने में ऐसा हाथ घुमाते हुए जाइए। जैसे ही आप आंख के सामने हाथ घुमाएंगे, एनिमल आपको रिस्पॉन्ड करता है। 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एक तो वो रिस्पॉन्ड करता है, यदि वो फीड खा रहा है तो केवल आइस को ब्लिंक करेगा। दूसरा, वो रिस्पॉन्ड करेगा जब भी कभी हाथ उड़ाएंगे, वो हल्का सा ऐसा देखेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसको जब आपका हाथ जाता है तो उसके ब्रेन के ऊपर में एक बड़ी परछाई बनती है। तो वो उस चीज के लिए, मतलब ये उसका अलर्टनेस का सबसे बड़ा साइन है कि एनिमल अलर्ट है। जो बीमार एनिमल होगा, आप कितना उसकी तरफ हाथ घुमा लो, वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। ये सबसे बड़ा साइन है उस एनिमल के अलर्ट होने का। तो हमारे जो फार्म के सारे एनिमल, यदि 100 एनिमल का फार्म है तो 100% एनिमल हमारे अलर्ट होना चाहिए एवरी टाइम, हर समय। जब एनिमल अलर्ट होंगे, मतलब यह है कि वो अच्छे से खा रहे हैं और अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। हीमोप्रोटोजन डिजीज के साथ में ये एक समस्या होती है। कुछ अभी हम आगे बात करेंगे, कुछ ऐसी हीमोप्रोटोजन डिजीज है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। लंबे समय तक वो सब क्लिनिकल फॉर्म में चलती जाएंगी और अचानक से आपको पता चलेगा जब जानवर नीचे लेट जाएगा, और फिर उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमको हमेशा गाय की तरफ ध्यान देना है, उसको देखना है कि वो सही है, वो हेल्दी है एनिमल, उसको किसी प्रकार की किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत तो नहीं है। इसके बारे में हमको एनिमल को देखना बहुत जरूरी है। जब हम एनिमल को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कंडीशन को, हम उसकी कोट कंडीशन को देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसकी अलर्टनेस को देखेंगे, तो हमको समझ आ जाएगा कि हमारी गाय को किसी प्रकार की हमारी हेल्थ की जरूरत है नहीं। जहां तक हम बात कर रहे थे हीमोप्रोटोजोन डिजीज की, तो आप देखिए हीमोप्रोटोजोन डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज जो है वो है हमारी एनाप्लाज्मा, जो एनाप्लाज्मा मार्जिनल के कारण होती है। दूसरी कॉमन डिजीज है हमारी थाइलेरिया। बवेसिया बहुत कम होती है हमारी पंजाब में पर्टिकुलरली, और ट्रिपेनोसोमा सबसे ज्यादा होती है बफेलो में। काउज में थोड़ी सी कम होती है, और लिजमानिया हमारे इंडिया के अंदर में बहुत कम मात्रा में ये हमको मिली है अभी तक, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रीवेलेंट नहीं है। तो हम बात करेंगे जो जो हमारे पास में प्रीवेलेंट डिजीज है। अब ये सारी डिजीज का फैलने का लगभग एक ही तरीका है। यदि हम देखें, बात करें एनाप्लाज्मा की, अच्छा ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है पंजाब में कि लोग बोलते हैं हमारे पास में टिक्स एक भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास में थाइलेरिया हो रहा है या कोई और ह्यूमोप्रोटोजन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एनाप्लाज्मा जो है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट कौन से होते हैं? जैसे मच्छर, उसके कारण भी एक जानवर से दूसरे जानवर में स्प्रेड होती है एनाप्लाज्मा। तो ये एक और कारण हो सकता है आपका कि जब आप जिस समय किसी कोई एक एनिमल है वो कैरियर स्टेज में है,
कैरियर स्टेज का अर्थ होता है कि वो जानवर अपने आप में किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर में ये प्रोटोजोआ या ये विषाणु या जीवाणु जिनकी हम बात करते हैं, जो डिजीज फैलाने वाले हैं, ये उसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन वो कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, वो नॉर्मल है, हेल्दी की तरह काम कर रहा है। वहां पर यदि ये इंसेक्ट है जो बाइटिंग इंसेक्ट, जो ब्लड सकिंग है, जो खून को चूस करके दूसरे में डालेंगे, वो वहां से एनिमल के पास से वो लेकर के जाएंगे और दूसरे एनिमल में, हेल्दी एनिमल में डाल देंगे। दूसरा, हमारा वैक्सीनेशन का टाइम, जब हम वैक्सीन करते हैं तो कई जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ही वैक्सीन को सारे एनिमल में यूज करते रहते हैं। ये भी एक बहुत गलत तरीका है, वहां से भी हम एक बीमारी को दूसरी जगह पर फैलाने का काम करते हैं। और तीसरा, होस्ट स्पेसिफिक है, जो होस्ट स्पेसिफिक है, जैसे ट्रिक्स वगैरह हो गया, उसके थ्रू फैलती है। जहां तक हम बवेसिया की बात करें, बवेसिया सिर्फ और सिर्फ टिक्स के थ्रू ही फैलेगी, टिक्स के अलावा किसी और के थ्रू नहीं फैलेगी बवेसिया। तो बवेसिया जो है वो सिंगल होस्ट टिक्स जो होती है उसके थ्रू ही फैलती है। और थाइलेरिया की हम बात करें, ये रिपीसेफेलस करके जो टिक्स होती है उसके थ्रू फैलती है। इसका भी जो डेवलपमेंट होती है, जो डेवलपमेंटल स्टेज है, वो टिक्स के अंदर ही होता है, इसलिए ये भी टिक्स के थ्रू फैलती है। अब टिक्स है कि नहीं, ये हम कैसे पता लगाएं? देखिए, लगभग सारे फार्मों में जो खुरली के नीचे वाली स्थिति होती है, वहां पर क्रेविसेस मतलब दरारें बहुत होती है। हमारे पास सबसे ज्यादा टिक्स की पॉपुलेशन है उन्हीं दरारों में। जैसे मैं इस स्टेज की बात करूं तो ये जो दरारें हैं, जो ये यहां पर जो दरारें दिख रही हैं आपको, इन दरारों के अंदर में सबसे ज्यादा आपको टिक्स मिलेंगी। तो इस प्रकार की कोई भी दरार यदि आपके फार्म के आसपास है, जहां एनिमल बैठ रहा है वहां पर, या एनिमल जहां खाना खा रहा है वहां, उन दरारों के अंदर में वो टिक्स मिलेगी। इन टिक्स को मारने का तरीका जो है, वो हो सकता है जानवर की बॉडी पर आपको टिक्स नहीं दिख रही हो, छोटे छोटे टिक्स जानवर के लॉइन एरिया मतलब जो अडर के नीचे अंदर का जो एरिया रहता है वहां पर होती है। यदि आप बहुत अच्छे से देखें, शायद कहीं मिल जाए। और तीसरा, जो रबर मैट होते हैं फार्म पर, जहां पर क्यूबिकल्स के ऊपर रबर मैट के नीचे वो उनका ब्रीडिंग प्लेस है, वहां पर टिक्स सबसे ज्यादा ब्रीड करती हैं। इनको खत्म करने के लिए, टिक्स को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है, साल में कम से कम एक बार हम फ्लेम गन चला लें। फ्लेम गन जो होती है वो कुछ नहीं, एक एलपीजी के थ्रू लगी हुई एक पाइप होता है, उसमें 4 इस प्रकार के नोजल निकले रहते हैं। पोल्ट्री में बहुत यूज होती है, बहुत आसानी से यूज होती है। वो फ्लेम गन साल में एक बार हमको जरूर अपने पूरे फार्म पर चलानी चाहिए, और बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के साथ में चलानी चाहिए। उससे आपके सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कोई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, सारे कुछ मर जाने हैं, कोई भी उसके साथ में जीवित नहीं रहने वाला है। तो सबसे बेस्ट है कि साल में एक बार हम उसको चला करके टिक्स को अपने पास से खत्म कर दें, वो सबसे जरूरी है। और ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो होता है अपना, हम बोलते हैं हॉर्स फ्लाई या टेमिनस फ्लाई, उसके थ्रू, वो एक बड़ी मोटी वाली मक्खी होती है, उस मक्खी के थ्रू ट्रिपेनोसोमा फैलता है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। एनाप्लाज्मा की जहां तक बात करें, रिकेट्सियल वो है डिजीज है, ये जो एनाप्लाज्मा होता है वो। और हमारी जो एचएफ काउज है वो ज्यादा ससेप्टेबल है, जबकि जो देसी काऊ है उनमें ये बहुत कम होता है। तो और जो इंडिया के अंदर में है, वैसे 2 तरह के होते हैं एनाप्लाज्मा, मार्जिनल होता है, एक दूसरा होता है सेंट्रल। हमारे पास में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है मार्जिनल। जो रेड ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी जो है, उन आरबीसी के अंदर में ये जाकर के बैठ करके एनिमल को इन्फेक्ट करता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। अब हम यदि सिम्टम्स की बात करें, देखो आपको कोई भी किसी भी हीमोप्रोटोजन का सिम्टम्स यदि देखना है तो सबसे पहला सिम्टम्स उसका होता है लिम्फ नोड का फूलना। और लिम्फ नोड में भी कौन सी लिम्फ नोड, आप फोटो देख रहे हैं, प्री स्कैपुलर। प्री स्कैपुलर मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है, हम इसको बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला, ये जो चौड़ी हड्डी जो दिखती है हमको, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला के ठीक आगे वाला हिस्सा ये कहलाता है हमारा प्री स्कैपुलर। नहीं दिख पा रहा है ये प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड है। जब हम ये जो हिस्सा है, ये जो दिख रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल शेप बोन होती है, जो ये वाली सामने वाली हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। उस स्कैपुला हड्डी के सिर्फ जस्ट आगे में यदि हम ऐसे उसको ऐसे दबाएं, उसको ऐसे अच्छा ताकत से दबा करके यदि जैसे हम ऊपर निकालते हैं, तो वहां पर एक लिम्फ नोड निकल के आती है, वो बहुत फूली हुई है। तो जब कोई भी हीमोप्रोटोजन इन्फेक्शन होगा तो वो लिम्फ नोड आपकी फूली हुई मिलेंगी। एक ये प्री स्कैपुलर और दूसरी प्री ह्यूमरल। ये जो ह्यूमरस हड्डी जो रहती है हमारी, इसके आगे वाली, यहां पीछे की तरफ और आगे की तरफ 2 लिम्फ नोड आप जरूर चेक करें, ये फूली हुई मिल रही है।
तो हमको हीमोप्रोटेजन के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद में जो है लैक्राइमेशन मतलब सलाइवेशन भी होगा, आंखों से पानी भी आएगा, नाक से भी पानी आएगा। एनाप्लाज्मा में जो बहुत इनिशियल सिम्टम्स हैं, जो आप देख सकते हैं कि मेरे एनिमल में एनाप्लाज्मा की शुरुआत हो गई है, ये एनाप्लाज्मा कैरियर है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। कुछ एनिमल में आपको ऐसा लगता होगा कि वो टीथ को ग्राइंड करते हैं, मतलब दांतों को ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ जो एनिमल करते हैं, उनमें आप मान के चलो कि वो मेरे एनाप्लाज्मा के लिए कैरियर हो सकते हैं। और जब लेटर ऑन स्टेज में जाएंगे, मतलब जब कुछ और आगे की कंडीशन देखेंगे, तो वहां पर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जब एनीमिया होगा तो एनीमिया को देखने का तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है, एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो उसके बल्बार फोल्ट रहते हैं, मतलब पीछे का उसका जो वेजाइना के बाहर का जो हिस्सा होता है, उसको हम बल्वा बोलते हैं। उस बल्वा को जब आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो पिंक की जगह आपको येलो दिखाई देगी। ये सबसे पहला। उसके बाद में दूसरा है आई। आई को जब आप ऐसा खोल करके उसको देखेंगे तो आई के अंदर का हिस्सा आपको पीला दिखाई देगा। मतलब इसका अर्थ है कि एनिमल में पीलापन आ रहा है, मतलब एनिमल में एनीमिया के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं खून की कमी हो रही है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि एनाप्लाज्मा की वैक्सीन अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर नहीं है। तो हम एनाप्लाज्मा की वैक्सीन, थैलेरिया की वैक्सीन है, उसको लगाते हैं। अब इसमें क्या है, वेक्टर एलिमिनेशन, इसको रोकने का तरीका। वेक्टर एलिमिनेशन मतलब कौन सा वेक्टर था एनाप्लाज्मा का? एनाप्लाज्मा के दो वेक्टर, एक टिक्स था, दूसरा वेक्टर था मच्छर। इन दोनों से हमको बचाव करना है। मच्छरों से बचाव के लिए, मक्खी और मच्छर दोनों से बचाव के लिए मैं आपको बताता हूं, दो स्प्रे आप कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप डाइक्लोरोवॉस। डाइक्लोरोवॉस एग्रीकल्चर में काफी यूज होता है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं मक्खियों को मारने के लिए। और साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं आप मच्छरों को मारने के लिए। पहले डेल्टा मेथ्रिन भी मच्छरों के ऊपर काम करता था, लेकिन अभी रेजिस्टेंट हो गया है, अभी काम नहीं कर रहा है। तो आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे लेकर के 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर में डाल करके सारी जगह स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा डाइक्लोरवॉस का 3 ml पर लीटर के पीछे डाल करके सारे में फार्म पे स्प्रे कर सकते हैं। दोनों एनिमल के लिए सेफ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली स्प्रे कर सकते हैं और आप इसको हटा सकते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है एनाप्लाज्मा की, एनाप्लाज्मा हो गया, एनाप्लाज्मा मुझे पता चल गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए, इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, वो है टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो रहता है वो आपको लगाना है। यदि लॉन्ग एलए यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डोज कम नहीं देना है, डोज प्रॉपर देना है आपने। और आप नॉर्मल लगा रहे हैं 50 मिलीग्राम पर एमएल वाली ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं, प्लेन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, तो उसका डोज रेट है 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अपने जानवर का बॉडी वेट का एक अंदाजा लगा लें, 500 किलो का है, 600 किलो का है, 650 किलो का है, 700 किलो का है, उसके हिसाब से ही डोज कैलकुलेट करने के बाद दें। यदि हम बात करें 50 मिलीग्राम पर एमएल की और एक 600 किलो के एनिमल के लिए हम बात करें, तो 600 किलो के एनिमल को 600 मल्टीप्लाई बाय 10 यदि करते हैं तो 6 ग्राम हो गया, यानी कि 6000 मिलीग्राम। अब 6 ग्राम कितने एमएल में आएगा वो कैलकुलेट करके ही आपको यूज करना है। उसके बाद जो है इमिडोकार्ब। इमिडोकार्ब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आजकल अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल। ओके, सॉरी मैं उधर ध्यान ही नहीं दे पाया यार। स्क्रीन जरा करो तो यार, एडजस्ट करो, स्क्रीन थोड़ा सेट करो, स्क्रीन स्क्रीन बाहर जा रही है। डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड। ओके, आओ। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। मैंने जूम किया नहीं है। अभी देखो कहाँ है सर।
keep changes. ओके, अभी क्लियर है? चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं उधर देख ही नहीं रहा हूं, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं। पवन जी मेरे ख्याल से बोलना ये चाह रहे थे। सॉरी यार, मैं ध्यान नहीं दे पाया। चलिए, कोई नहीं, हम अभी अभी क्लियर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इमिडोकार्ब। इमिडोकार्ब भी अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, पर्टिकुलरली एनाप्लाज्मा के लिए। 1.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं आप। और साथ ही साथ हमने और एक चीज देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ये सपोर्टिव चीजें हैं। हमने जब कभी भी ये एंटीबायोटिक यूज करना है एनाप्लाज्मा में किसी में, तो हमने कोशिश करना चाहिए कि उसको बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ में जरूर दें। कोई भी लीवर सपोर्टिव ड्रग हमको जरूर देनी चाहिए, इसलिए इनके साथ में सपोर्टिव मेडिसिन भी देते रहें। साथ ही साथ जब फीवर है तो कोई भी एंटीबायोटिक जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो एंटीबायोटिक भी साथ में इसके साथ में हमको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बबेसियोसिस की। चूंकि बबेसियोसिस जो है वो हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, पंजाब में पर्टिकुलरली टिक्स की मात्रा कम है, लेकिन उतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो टिक्स है ये पंजाब में कम है। तो ज्यादा बवेशिया, बवेशिया को हम बोलते हैं रेड वाटर डिजीज या रेड यूरिन डिजीज। इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है लाल पेशाब करते हैं, खून की पेशाब करते हैं जानवर। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स इसका ये है कि जब बवेशिया होगा, बवेशिया बाइजेमिना, तो वहां पर लाल पेशाब होगी। इससे बाकी फीवर आएगा, और लाल पेशाब जो इसका वो मेन सिम्टम्स है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है डाइमिनाजिन एसिटोरेट। डाइमिनाजिन एसिटोरेट जो है वो आपका बेरिनिल, जिसको आप बोलते हो बेरिनिल या बेरिनिल आरटीयू। बेरिनिल आरटीयू में डाइमिनाजिन डाई एसिटोरेट होता है, वो इसके लिए बवेसिया के लिए ही सबसे बेस्ट है। इमिडोकार्ब यदि एनाप्लाज्मा यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए इमिडोकार्ब, बवेसिया यदि आपके पास है तो उसके लिए आपके पास हो गया डाइमिनाजिन एसिटोरेट। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थाइलेरिया, क्योंकि थाइलेरिया जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा परेशान भी हमको थाइलेरिया करता है। तो जो थाइलेरियासिस होता है उसको ईस्ट कोस्ट फीवर भी बोलते हैं। और हमारे यहां जो होता है वो होता है थाइलेरिया एनुलेटा के कारण जो होता है, जिसको टॉपिकल थाइलेरियोसिस बोलते हैं। वो हमारी कंट्री में होता है, इंडिया के अंदर होता है। बाकी दूसरी कंट्री में इसको इजिप्शियन या मेडिटेरियन फीवर भी कहा जाता है, हम इसको थाइलेरिया बोलते हैं। और जो थाइलेरिया पर्वा होता है वो अफ्रीकन कंट्री में, दो तरीके के थाइलेरिया होते हैं, थाइलेरिया एनुलेटा और थाइलेरिया पर्वा। थाइलेरिया एनुलेटा हमारे यहाँ होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, और थाइलेरिया पर्वा जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है। ये भी जो थाइलेरिया का देखिए पूरी लाइफ साइकिल जो गुजरती है इसकी, इस प्रोटोजोआ की, वो गुजरती है टिक्स के अंदर। तो ये भी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी टिक्स है। वो स्पेसिफिक टिक्स जो होती है, रिपी से पहले बोलते हैं अपन, वो टिक्स जो है वो इसको थाइलेरिया को फैलाती है। इसका मेन ट्रांसमिशन जो होता है वहीं से होता है। और ये जो होती है ये 3 होस्ट टिक होती है। ये टिक्स करती कैसे है? टिक्स ने अंडे दिए, अंडे देगी वो हमेशा क्रेवेसाइज के अंदर, मतलब दरारों के अंदर में अंडे देगी। फिर वो अंडे जो है वहां से लार्वा निकलेंगे, हैचिंग होगी उसकी, वहां से लार्वा। और वो लार्वा जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे वो जाकर के एनिमल के ऊपर चिपक जाएंगे और एनिमल का खून चूसेंगे। खून चूस चूस करके वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो एडल्ट होंगे वो एनिमल से अपने आप नीचे गिर जाएंगे। मतलब आपको एडल्ट टिक्स जो है वो एनिमल के ऊपर कभी नहीं मिलेंगे। वो टिक्स जैसे ही एडल्ट होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है, और नीचे जैसे ही गिरा वैसे ही वो फिर एग लेंग स्टार्ट कर देता है, फिर नए अंडे देना शुरू करता है। मतलब इस तरीके से उसकी लाइफ साइकिल चलती चली जाती है। तो आपने मारने के, आप बड़ी टिक्स को ढूंढ करके मारने की कोशिश मत करिए, वो नहीं मरेगी आपको। आपको मारना किसको? आपको मारना लार्वा को, आपने मारना है, आपको मारना अंडों को। वो लार्वा और अंडे मिलेंगे इन दरारों के नीचे जो मैं आपको पहले बता रहा था, तो उन्हीं को मारने पर हमको फोकस करना है। ये देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, इसके सिम्टम्स जो होते हैं थाइलेरिया के, जो बेसिक बॉडी टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा आपको, एनीमिया मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगा आपको, लिम्फ नोड इसमें बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हम लिम्फ नोड की बात कर रहे थे, प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड की हम बात कर रहे थे, वो प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड स्वेलन मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं लेकिन हो सकते हैं वो सिम्टम्स दिखें या कैरियर एनिमल में देखते हैं, वो है हल्का सा, मतलब पतला गोबर करेगा जानवर,
लेकिन उसमें आप देखेंगे एक पतली सी लेयर जो है वो ब्लड की मिलेगी। मतलब पूरा ब्लडी डायरिया नहीं होगा यहां पर। यहां क्या होगा, सामान्य गोबर करेगा, सामान्य गोबर के साथ में एक पतली लाइन जो है वो ब्लड की लाल लाइन मिलेगी आपको। ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स है सर। देखिए थाइलेरिया का और ट्रिपेनोसोमा के दो बड़े एकदम ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये थाइलेरिया और ये ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिपेनोसोमा में होता है एवर्शन ऑफ थर्ड आईलिड, मतलब ये आंख के जो अंदर की परत है ये ऐसे उल्टी हो जाती है। बफेलो में, यदि बफेलो फार्मर्स यहाँ बैठे तो मैं उनके लिए बता दूं, बड़ा टिपिकल सिम्टम्स है। वो आंख के अंदर की जो परत है वो ऐसे उल्टी दिखेगी आपको, यहां पर ऐसा लाल 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 लाल, यहाँ यहां यदि लाल दिख रही है मतलब ये मान के चलो 100% उस एनिमल को ट्रिपेनोसोमा है। और थाइलेरिया की यदि हम बात करेंगे तो थाइलेरिया में एक ब्लड टिंज, मतलब एक हल्की ब्लड की लाइन उसके डंग के साथ में, उसके गोबर के साथ में दिखेगी, मतलब वो थाइलेरिया है। ये दो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। दूसरा जो है, जो वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होती है, कई बार वहां से भी उसका ब्लड आने लगता है, उसका ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। और काफ के अंदर में ब्लड के क्लॉट्स भी मिलते हैं डायरिया में। लार्ज एनिमल में केवल एक पतली ब्लड की लाइन मिलेगी, काफ के अंदर में ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे। ये थाइलेरिया के टिपिकल सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अभी हमने बात करी 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, साथ में ब्यूपरवाक्विन 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसके लिए देखिए तीनों के लिए, सबके लिए अलग अलग ड्रग है, आप ये समझ लीजिए। एनाप्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो वहां इमिडोकार्ब सबसे बेहतर ड्रग है। जब हम बात करते हैं बवेसिया की तो डाइमिनाजिन एसिटोरेट वहां के लिए यानी बेरेनिल उसके लिए अच्छी ड्रग है। और जब हम बात करते हैं थाइलेरिया की तो यहाँ ब्यूपरवाक्विन जो है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो तीनों के लिए आप अलग अलग ब्यूटालिक्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग ड्रग है। आप सिर्फ होता क्या है, नॉर्मली थाइलेरिया है, एनाप्लाज्मा है, कुछ भी अपन सीधा सीधा उसको बेरेनिल लगा देते हैं। बेरेनिल हर जगह काम नहीं करेगी। और बेरेनिल के साथ में यदि आप कोई दूसरी एंटीप्रोटोजल जैसे बेरेनिल के साथ में इमिडोकार्ब या बेरेनिल के साथ में ब्यूपरवाक्विन लगाएंगे तो थोड़े से आपको एडवर्स इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, एनिमल में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों ड्रग को एक साथ ना लगाओ आप। और यदि बहुत ज्यादा एनीमिया है, यदि 5 से नीचे में यदि हीमोग्लोबिन चला गया है तो कोशिश करो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप किया जा सकता है, कोई भी आप डॉक्टर को बुला करके करा सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रिपेनोसोमा की, सर्रा जिसको बोलते हैं हम, जिसको सर्कलिंग डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें जानवर गोल 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 घूमता है, वो उसको हम सर्रा बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमा। नॉर्मली काउज में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बफेलो में ये बहुत होता है। काउज में ये नॉर्मली कैरियर स्टेज में ज्यादा पाया जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन जो हम बात कर रहे थे मक्खी, देखिए ये वो मक्खी है, टेबिनस फ्लाई जिसको बोलते हैं, ये जो है वो ये फैलाती है सबसे ज्यादा ट्रिपेनोसोमा को एक जगह से दूसरी जगह। और प्रोग्रेसिव एनीमिया यहां क्या मिलेगा, देखिए मैंने इवर्शन ऑफ थर्ड आईलिड बोला आपको, उसके बाद में प्रोग्रेसिव एनीमिया मतलब धीरे 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 खून कम होता चला जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा सिम्टम मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये क्या करता है, ब्लड के पूरे ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है। उसके बाद में जानवर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। जब जानवर में ग्लूकोज की कमी होगी, ब्रेन को ग्लूकोज कम मिलेगा तो नर्वस साइन आने शुरू हो जाएंगे। जब ब्रेन के पास में एनर्जी नहीं होगी तो सारे नर्वस साइन, इसीलिए वो नर्वस साइन के थ्रू ही वो सर्कलिंग मूवमेंट भी करेगा, एनिमल हाथ पर भी झटकेगा, कन्वल्शंस भी आएंगे। ये सारे सिम्टम्स जो उसमें लेटर ऑन स्टेजेस में आपको ट्रिपेनोसोमा की मिलेंगे। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, देखिए इसमें फ्लाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यदि कभी भी बड़ी मक्खी यानी टेबनस जिसकी हमने बात करी थी, फार्म के ऊपर में कभी बड़ी मक्खी दिख रही है तो आप बिल्कुल पकड़ के मार दीजिए। ज्यादा संख्या में नहीं होती है वो, या किसी स्प्रे के थ्रू मार दीजिए, लेकिन उस मक्खियों को अपने फार्म पे बिल्कुल ना पनपने दें। सर मैंने ट्रिपेनोसोमा का आउटब्रेक झेला है। आउटब्रेक मतलब पूरे आप ये मान के चलिए कि 4 जानवर यदि इधर गिर रहे हैं तो उसके बाद 4 जानवर इधर गिर रहे हैं, 4 जानवर उधर गिर रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति में मैंने ट्रिपेनोसोमा का आउटब्रेक देखा है। ये बहुत गंदी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसलिए वो मक्खी कभी भी अपने आसपास तो आने ही ना दो। नहीं है, भगवान की कृपा है, और आगे भी ना आए वो मक्खी हमारे पास में कभी भी। ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो देखिए वहां सबका अलग अलग ट्रीटमेंट, सारी जितनी भी हीमोप्रोटेशन मैंने बताई सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। यहां यदि हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है क्यूनापारामीन सल्फेट। क्यूनापारामीन सल्फेट जो है वो हम देते हैं इसको एज ए थेरेपेटिक यूज के लिए, उसको मतलब उसकी बीमारी जब आ गई उसके लिए। और क्यूनापारामीन सल्फेट और क्लोराइड दोनों का कॉम्बिनेशन जो आता है वो हम देते हैं फॉर क्यूरेटिव पर्पज के लिए। डाइमिनाजिन एसिटोरेट भी 3.5 से 7 मिलीग्राम, वहां पर दे रहे थे 2.5 मिलीग्राम, यहाँ 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। बट क्यूनापारामीन सल्फेट ये हम देंगे उसको जब एनिमल में बीमारी आ गई तब, और क्लोराइड जब देंगे जब बीमारी नहीं आई है उससे बचाव के लिए।
तो ये दोनों ड्रग जो हैं इसके लिए क्यूनापारामिन सल्फेट और क्यूनापारामिन क्लोराइड, ये दो ड्रग जो है वो ट्रिपेनोसोमा के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग है। सर अब हम एक बार बात करें इन सारी चीजों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारे पास में कौन सा हीमोप्रोटोजन है। तो एक तो तरीका है कि सिम्टम्स के आधार पर करें। देखिए बड़ा सिंपल सा सिम्टम्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। जब कॉन्स्टिपेशन के साथ में डार्क ब्लड म्यूकस आएगा, यदि कॉन्स्टिपेशन है एनिमल को, मतलब कड़ा गोबर यदि आ रहा है, तो आपके चांसेस, फीवर मिल रहा है आपको, दूध एकदम से कम हो गया है और साथ ही कड़ा गोबर आ रहा है, तो वहां पर चांसेस है हमारे एनाप्लाज्मा होने के। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई हीमोग्लोबिनूरिया यानी रेड यूरिन हो रही है, जॉइंडिस हो गया, तो चांसेस है हमारे पास में बवेसिया बाइजेमिना होने के। यदि हम बात करें सुपरफिशियल लिम्फ नोड बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गई है, बहुत हाई टेम्परेचर 105 106 टेम्परेचर है, तो थाइलेरिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा। लीशमैनिया चूंकि होता नहीं इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। और डलनेस है और इंटरमिटेंट फीवर मतलब सुबह फीवर रहता है, शाम को चला जाता है, फिर सुबह रहता है शाम को, या सर्कलिक मूवमेंट है या नर्वस सिम्टम्स है, तो बहुत चांसेस है ट्रिपेनोसोमा होने के। तो इनके चारों के अलग अलग डिफरेंशियली भी आप डायग्नोस कर सकते हो। इसके अलावा जो डायग्नोसिस टेक्निक है वो बड़ी सिंपल टेक्निक है, वो है ब्लड स्मीयर बना करके। ब्लड स्मीयर बना करके मैं समझता हूं सभी फार्मर को ब्लड स्मीयर, ब्लड स्लाइड बनाना आना चाहिए। ब्लड स्लाइड बनाना बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप यदि ब्लड स्लाइड बना करके किसी भी लैब में, कोई भी ह्यूमन, इवन ह्यूमन की लैब, उसमें भी जाकर के यदि दे आएंगे और उसको यदि मलेरिया पैरासाइट पहचानना आता है, तो वो ये पैरासाइट भी पहचान सकता है कि इसमें अंदर में कौन सा पैरासाइट है नहीं है। स्लाइड बनाने का बड़ा सिंपल और बेसिक तरीका है। आपने करना कुछ नहीं सर, आपने दो स्लाइड लेनी है। स्लाइड तो आप समझते हैं, कांच की जो पट्टियां रहती हैं, दो स्लाइड लेनी है, अच्छे से उसको साफ कर लेना है। गाय का कान लेना है, कान की यहां से जो छोटी छोटी नसें निकल रही है उसमें से एक में पंचर करना है और उसको ब्लड को उसके ऊपर ले लेना है। ब्लड को लेकर के एक स्लाइड को ऐसे रखना है, दूसरी स्लाइड को 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बनाना है और एंगल बना करके उसके साथ में ब्लड को साथ में लेते हुए घिस देना है। तो एक ब्लड की छोटी सी पतली सी फिल्म वहां पर बन जाएगी। जो ब्लड की फिल्म बनेगी, बस वही फिल्म इंपॉर्टेंट है। उस फिल्म को ले जाकर के हम दे देना है लैब में। लैब वाले उसका जो है वो उसको फिक्स कर लेंगे, उसकी स्टेनिंग कर लेंगे। स्टेनिंग करने के बाद में उसकी डायग्नोज करेंगे। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो देखिए कैसा दिखता है। ये है एनाप्लाज्मा मार्जिनल्स। ये क्या, ये जो दिख रही है आपको, ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, यानी आरबीसी है। इस आरबीसी के कोने में आप देख रहे होंगे दो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये एनाप्लाज्मा है। ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये एनाप्लाज्मा इस प्रकार का दिखता है। बवेसिया कैसा दिखेगा? बवेसिया ऐसा दिखेगा। ये पूरी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर में ये दो डॉट दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पायरिफॉर्म, ये शेप जो है इसका एकदम टिपिकल शेप होता है। आप देख रहे होंगे जो ये इधर वाले गोले में आप देखिए, ये इस टाइप का शेप बनता है पूरा, ये बवेसिया है। और थाइलेरिया की हम बात करेंगे तो थाइलेरिया जो रेड ब्लड सेल्स में, ये देखिए, ये सेंटर में पॉइंट दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट जो है ये थाइलेरिया एनुलेटा है। और ये जो है, ये हम जो लिम्फ नोड में से निकालते हैं, यानी कि जो प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड बनी हुई है उसमें यदि हम सुई डाल करके और उसका फ्लूइड निकालें और उसको हम स्टेन करते हैं तो वो इस प्रकार का दिखता है, कोच ब्लू बॉडी जिसको बोलते हैं हम। तो ये थाइलेरिया का है। और ट्रिपेनोसोमा जो है, चूंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये आरबीसी के बाहर रहता है। ये सारी आरबीसी एकदम बढ़िया मस्त दिख रही है आरबीसी, और उनके बाहर में ये ट्रिपेनोसोमा दिख रहा है। ये ऐसा छोटे सांप के आकार का, ये ट्रिपेनोसोमा है। तो ये इस प्रकार से हम माइक्रोस्कोपिकली इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली डायग्नोस यदि कैरियर स्टेज में नहीं हो रहा है तो इसके लिए एलाइजा भी लगाया जा सकता है, जो किसी भी बड़ी लैब में संभव है। छोटी लैब में माइक्रोस्कोपिकली हम आसानी से देख सकते हैं। जो बड़े फार्मर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फार्म पे एक छोटा सा माइक्रोस्कोप लेकर रखें और खुद ये चीजें देखना डेवलप कर लें, क्योंकि आपने जब पहली नजर में उसको पकड़ लिया तो वो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है किसी भी बीमारी के लिए। और माइक्रोस्कोप के और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ट्रीटमेंट को तो अवॉइड करो, लेकिन प्रिवेंशन को करो। और प्रिवेंशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सर बैलेंस न्यूट्रिशन। यदि इम्यूनिटी आपकी एनिमल की बहुत अच्छी है, और इम्यूनिटी आएगी कहां से? इम्यूनिटी आएगी अच्छे खाने से। अच्छे खाने का अर्थ है अच्छी क्वालिटी और सही मात्रा। मात्रा भी सही होना आवश्यक है। यदि आप किसी मिनरल की यदि हम बात करें, जैसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्यूनिटी के लिए मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। यदि हम बात करें कि भाई मैं 150 ग्राम डाल रहा हूं, 200 ग्राम डाल रहा हूं, देखिए 150-200 ग्राम आप डाल रहे हैं, एनिमल के पेट में कितना जा रहा है, उसके उपयोग कितना आ रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आप डाल कितना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से ऐसे मिनरल मिक्सचर आते हैं लोकल कंपनियों के या किसी और उसके, जो LSP लाइमस्टोन बेस्ड होते हैं, उसमें ज्यादा तो लाइमस्टोन ही होता है, बाकी चीजें होती ही नहीं है, नाम की होती है।
तो आप 150 ग्राम डालो या 200 ग्राम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने अच्छी चीज यूज करनी है और सही मात्रा, कोई 200 ग्राम 250 ग्राम, यदि 100 ग्राम की मात्रा में काम हो रहा है तो 100 ग्राम ही डालना है, एक्स्ट्रा डालने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो बैलेंस न्यूट्रिशन, उसकी एनर्जी और उसकी प्रोटीन दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर बायोसिक्योरिटी। देखिए सर, आने वाला समय बहुत खराब है। खराब इसलिए है कि एफएमडी के भी चांस हो सकते हैं और बाकी और बीमारियों के भी चांस हो सकते हैं। एलएचडी हमने झेली है कितनी बुरी तरीके से। तो कृपया करके अपने फार्म पर बायोसिक्योरिटी जरूर रखें सर। अननेसेसरी किसी का भी प्रवेश जो है वो अवॉइड करें, किसी को भी एंट्री ना दें। अपने शेड के बाहर में जो आप चूना बिछाते हैं, चूने की जगह पे आप सोडा ऐश बिछाना शुरू कर दीजिए। सोडा ऐश आता है, आपको आसानी से किसी केमिकल पर मिल जाएगा, उसको बिछाइए, वो ज्यादा फायदेमंद है। उसके ऊपर से आप पैर को लेकर के जाइए। इवन आप लोग भी जब भी कभी बाहर से आते हो और फार्म के अंदर जाते हो तो आप कोशिश करो सोडा ऐश के ऊपर पैर रख करके थोड़ा 2-3 बार ऐसे हिल करके और फिर अंदर जाओ। तो ये आप अपने लिए भी कोशिश करो। व्हीकल डिप बनाइए, जो बड़े फार्म्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई गाड़ी उसके अंदर एंटर हो तो व्हीकल डिप के थ्रू एंटर हो। उस व्हीकल डिप में एंटर होने के लिए 2% का फार्मलिन का स्प्रे डाल दीजिए। 2% मतलब 2 लीटर 100 लीटर पानी में 2 लीटर फार्मलिन डाल करके उसको रखिए और उसमें से गाड़ियों को गुजरने दीजिए। इतना बड़ा व्हीकल डिप कम से कम बनाइए कि उसमें से गाड़ी पूरी तरीके से पार हो जाए। तो जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, फीड की गाड़ी आ रही है, जो भी आ रही है, वो 100% इंश्योर हो कि उसके अंदर से आ रही हो। जो भी विजिटर आ रहे हैं वो 100% इंश्योर हो कि भाई हमारे फार्म पर यदि आ रहे हो आप तो आकर के आपके जो है वो शूज जो है वो या तो आप चेंज करा लो या शू कवर डाल लो, थोड़ा वॉश ऐश के ऊपर से चल लो, हाथ उसके वॉश करा लो। सब छोटी छोटी चीजें होती है सर। डिस्पोजेबल कैप और डिस्पोजेबल माउथ वो मिलते हैं, वो आप डिस्पोजेबल उनका हेयर कैप दे दीजिए। देखिए हेयर कैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक जो जितने फार्मों पे जाते हैं ना, शू कवर मिल जाते हैं कई जगह पे, लोगों को पता ही नहीं है कि शू कवर से ज्यादा खतरनाक तो हमारे बाल हैं। एफएमडी का वायरस मेरे नॉस्ट्रिल्स के अंदर में 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता है सर, 3 to 6 मंथ। इन नॉस्ट्रिल्स के बालों में और सर के बालों में 1.5 महीने तक एफएमडी का वायरस, इंस्पाइट ऑफ कि मैं रोज शैंपू लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो इतना खतरनाक है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट हमने हेड कैप देना जब शुरू करना चाहिए। आप किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर यदि कहीं भी जाते हैं, कोई जहां पर फूड प्रिपरेशन हो रहे हो या फूड इंडस्ट्री हो, वहां आपने देखा होगा हेड कैप, अपना माउथ कवर और शू कवर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई जगह पे तो पूरा ओवरकोट भी दिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बीमारी फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये हमने बायोसिक्योरिटी यदि हमने ध्यान दिया तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा सर मैं, ये तो हीमोप्रोटेजन की बात हो गई। हम हीमोप्रोटेजन पे यदि आपके कोई सवाल होंगे तो वो भी लेंगे। उसके अलावा और मैं 1-2-3 चीजें और इसमें साथ में जोड़ना चाहता हूं सर। एक मैं जोड़ना चाह रहा हूं मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस सर आपको सबको पता है कि बहुत ही गंदी बीमारी है। वैसे मैं उसको बीमारी मानता नहीं हूं, मैं उसको बोलता हूं मैनेजमेंटल सिंड्रोम। मैनेजमेंटल सिंड्रोम मतलब हमारी अपनी गलतियां हैं जिसके कारण हमको मेस्टाइटिस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। हमारी गलतियां कौन कौन सी हैं? वो गलतियां, सबसे बड़ी गलती सर जो है वो है हमारी मिल्किंग मशीन की साफ सफाई ध्यान ढंग से ना होना। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर मैं ये देखता हूं कि मिल्किंग मशीन के लाइनर जो रहते हैं, लाइनर के अंदर में भी आप हाथ डाल करके देखते हैं। मैं जिस भी फार्म पे जाता हूं जहां देखता हूं वहां मुझे गंदगी दिखती है। वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई होती है सर। वो प्रॉपर क्लीनिंग क्यों नहीं हुई होती है? क्योंकि आप एल्कली का तो रोज यूज कर रहे हो, एल्कली से तो आप बेसिक से तो रोज साफ कर रहे हो, लेकिन आप एसिड का यूज नहीं कर रहे हो। आपने कम से कम तीसरी या चौथी मिल्किंग पर एसिड का भी यूज करना चाहिए। और जितने पार्लर वाले हैं उन्हें तो कंपलसरीली करना चाहिए, क्योंकि सारा दूध उनका फ्लो हो रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो हो रहा है। जो छोटे बकेट मशीन वाले हैं वो तो बकेट को रोज मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन पार्लर वालों की जो क्लीनिंग, जिसमें सीआईपी के थ्रू क्लीनिंग हो रही है, वहां पर एसिड का इस्तेमाल करना बहुत बहुत आवश्यक है। एवरी थर्ड मिल्किंग, हर तीसरी मिल्किंग पर, जिससे कि मिल्क कास्ट जमा ना हो। और जब मिल्क जमा होगा सर तो वहां पर बैक्टीरिया बैठेंगे, और सबसे गंदा और सबसे कॉमन बैक्टीरिया इकोलाई हर जगह उपलब्ध है। यदि मैं मान लीजिए एक अगार प्लेट को ऐसे ओपन करूं और सिर्फ ऐसे हवा में घुमा दूं और घुमा के उसको इंक्यूबेट कर दूं तो उसमें लाखों बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ हजार इकोलाई भी होंगे। तो वो उतनी गंदगी में इकोलाई सबसे ज्यादा पनपता है। तो हमने कोशिश ये करनी है सर कि उसकी मशीन की साफ सफाई बहुत अच्छे से हो। दूसरी चीज सर, जो लोग बकेट मशीन यूज कर रहे हैं, छोटी मशीन यूज कर रहे हैं, पार्लर में तो कई बार आप प्रेशर वगैरह प्रॉपर चेक कर ले, तो छोटी मशीन में शायद आप प्रॉपर उतना चेक नहीं करते हो। आप कभी भी अपने एनिमल का अडर देखिए सर, यदि उसका अडर एक तरफा दिख रहा है, मतलब 2 अडर के दोनों पासे को यदि आप देखते हैं और थोड़ा सा एक हल्का ऊंचा है और एक हल्का नीचा है, और 2-4 एनिमल में यदि इस प्रकार की समस्या मिल रही है, तो आपको अपने मशीन का प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए।
मतलब आप कंफर्म मान के चलो कि मशीन के चारों क्लस्टर्स के अंदर में प्रॉपर इवन प्रेशर नहीं आ रहा है, और जब इवन प्रेशर नहीं आएगा तो आपको ये अनइवन मिलेगा, और उसमें आपका दूध का लॉस हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। यदि एनिमल मान लीजिए 40 लीटर निकाल रहा है, हो सकता है वो उसको 41 निकालना हो, वो 1 लीटर का लॉस कर जा रहा है उसमें। तो प्रेशर जो है आपको साफ सफाई के साथ साथ प्रेशर का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फ्लोर जहां एनिमल बैठ रहे हैं उस एनिमल जगह की भी साफ सफाई रखना है। हमने कोशिश करना है कि मिल्किंग के बाद कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा जो है एनिमल खड़ा रहे, और अच्छे टीथ डिप का यूज करें। टीथ डिप ऐसा चाहिए जो टीथ डिप उसकी टीथ कैनाल के अंदर चला जाए और किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी उसकी एंट्री को रोके। तो एक अच्छी क्वालिटी का टीथ डिप चाहिए, मशीन की साफ सफाई चाहिए, और कोलीफॉर्म से निपटना है। तो ये चीजें हैं जो मेस्टाइटिस आने वाले समय में हमको, जब थोड़ी सी बारिश होगी तो थोड़ा सा ज्यादा परेशानी। लेमनेस के लिए ऊपर चूंकि ऑलरेडी लेक्चर है तो मैं उसको ले नहीं रहा हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर। इससे रिलेटेड सर कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में ख्याल हो, इसके अलावा भी किसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं।